हे एवरीवन, वेलकम विद द न्यू कॉन्सेप्ट। आज से हम अपनी एक बायोलॉजी की नई सीरीज शुरू कर रहे हैं। इस सीरीज़ के अंदर 11वीं की एनसीईआरटी को डिकोड किया जाएगा। और अगर आप बायोलॉजी के फील्ड के अंदर जाते हो तो आपको पता होना चाहिए कि 11th 12th की बायोलॉजी एक बेस पॉइंट है, क्योंकि अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे तो आप आगे फर्दर प्रोसीड नहीं कर पाओगे। 11th 12th की बायोलॉजी अगर आपकी क्लियर है मतलब आपके बेसिक्स क्लियर हैं। आज से हम अपने जो ये नई सीरीज़ का पहला चैप्टर है द लिविंग वर्ड उसको शुरू करेंगे। इसके साथ साथ जो ये सीरीज़ होगी ये बहुत सारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनके लिए भी बेनिफिशियल रहेगी। हम अपना चैप्टर 1 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 क्या है? लिविंग वर्ड। लिविंग वर्ड्स मतलब कि लिविंग और नॉन लिविंग दो टाइप की जो थिंग्स होती है, एक होती है लिविंग, एक नॉन लिविंग्स। लिविंग थिंग्स के पास कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो कि हम इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं नॉन लिविंग थिंग से। ये कैरेक्टर कौन कौन से होते हैं? एक होता है ग्रोथ, सेकंड होता है रिप्रोडक्शन, देन मेटाबॉलिज्म, देन सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस एंड देन कॉन्शियसनेस। ये 5 कैरेक्टर ऐसे होते हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स शो करते हैं। ठीक है, अगर ये 5 कैरेक्टर कोई भी ऑर्गेनिज्म शो कर रहा है हम बोल सकते हैं कि हाँ वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। हम इन 5 कैरेक्टर्स को एक एक करके डिटेल के अंदर देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ग्रोथ। ग्रोथ क्या होती है? उसके अंदर नंबर में भी इंक्रीज होगा और बायोमास भी इंक्रीज होगा। ठीक है, अगर किसी भी चीज़ में उसका नंबर बढ़ रहा है और उसका बायोमास बढ़ रहा है तो हम बोल सकते हैं कि हाँ वो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ शो कर रहा है। ये नंबर और बायोमास किसके थ्रू इंक्रीज होते हैं? सेल डिवीजन के थ्रू इंक्रीज होते हैं। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि प्लांट और एनिमल्स के अंदर क्या डिफरेंस है। जो प्लांट होते हैं वो थ्रू आउट देयर एज डिवाइड करते रहेंगे, लेकिन एनिमल्स एक सर्टेन एज तक डिवाइड करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं कि जैसे अगर हम ह्यूमंस की बात करते हैं तो ह्यूमंस के अंदर अगर हम हाइट की बात करते हैं तो हाइट जो अगर हम गर्ल्स की बात करें तो 15 to 16 ईयर्स तक गर्ल्स की हाइट बढ़ती है। अगर बॉयज़ की बात करें तो 18 to 19 ईयर्स तक बॉयज़ की हाइट बढ़ती है। तो एनिमल्स ह्यूमंस के अंदर कुछ एक सर्टेन एज होती है। ठीक है, उस एज के अकॉर्डिंग उस एज मतलब एक रेस्ट्रिक्शन पॉइंट हो गया वो कि उस एज के बाद वो अपनी ग्रोथ शो नहीं करेगा, हाइट नहीं बढ़ेगी उसकी। लेकिन प्लांट के अंदर क्या होता है, वो अपने थ्रू आउट देयर एज वो बढ़ते रहते हैं, वो डिवाइड करते रहेंगे। अगर आप कितने भी बड़े पेड़ को ले लो उसके अंदर क्या होता रहेगा, नई लीव्स आती रहेंगी, मतलब वो डिवाइड कर रहा है। समझ रहे हो? लेकिन इसके अंदर कुछ एक्सेप्शंस आते हैं। एक्सेप्शंस मतलब कि कुछ नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं जो ग्रोथ शो करती हैं। ठीक है, हमने ये बोला कि लिविंग थिंग्स ही ग्रोथ शो करेंगी, लेकिन कुछ ऐसे केस भी देखे गए जिसमें नॉन लिविंग थिंग्स भी ग्रोथ शो करेंगी, जैसे कि माउंटेन्स, बोल्डर्स, सैंड मोल्ड्स। ये क्या करेंगी? जैसे आप एक एग्जांपल देखो, अगर हम माउंटेन्स की बात करते हैं तो कोई भी एक माउंटेन्स है वो धीरे 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 बढ़ रहा है। ठीक है, वो अपनी ग्रोथ को इंक्रीज कर रहा है, लेकिन हमने अभी देखा कि लिविंग थिंग्स ही ग्रोथ इंक्रीज कर सकती है, नॉन लिविंग थिंग्स नहीं कर सकती। इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो ग्रोथ होता है वो कम्प्लीटली डिफाइन नहीं करता लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। ठीक है, इसके अंदर कुछ एक्सेप्शंस है, इसलिए हम ऐसे नहीं बोल सकते जो चीज़ ग्रोथ कर रही है वो लिविंग्स है। लेकिन एक चीज़ और बोल सकते हैं कि अगर हम उसके एक कंप्लीट डिटेल अगर हम देखें किसी भी ऑर्गेनिजम्स का कि वो ग्रोथ अगर शो कर रहा है तो वो कैसे कर रहा है, उसके बेसिस पे हम लिविंग और नॉन लिविंग को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। लेकिन एकदम से ऐसे नहीं बोल सकते कि जैसे कि अगर माउंटेन्स भी धीरे 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 बढ़ रहे हैं तो वो लिविंग थिंग्स हैं, ऐसा तो नहीं है। इसीलिए हम ग्रोथ को एक वेल डिफाइंड कैरेक्टर नहीं मानते। नेक्स्ट कैरेक्टर है रिप्रोडक्शंस। रिप्रोडक्शन को हम बोल सकते हैं कि हाँ जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे वही रिप्रोडक्शन शो करेंगे। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है कि प्रोजेनी क्या होती है? डॉटर सेल्स। अगर एक पेरेंट सेल से कोई 2 डॉटर सेल्स बनती हैं तो वो क्या हो जाएंगी? उसकी प्रोजेनी हो जाएंगी। पेरेंट सेल से उनकी प्रोजेनी बनना उसको हम बोल देते हैं रिप्रोडक्शंस। रिप्रोडक्शन 2 तरह से हो सकता है, एक होता है सेक्सुअल, एक होता है एसेक्सुअल्स। अगर हम सेक्सुअल की बात करते हैं तो उसके अंदर वेरिएबिलिटी आती है, इसको भी हम देखेंगे कि वेरिएबिलिटी कैसे आती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके अंदर होता है? मेनली ह्यूमंस के अंदर होता है। एसेक्सुअल की बात करते हैं तो उसके अंदर जो प्रोजेनी होंगी, ठीक है, वो बिल्कुल सिमिलर होंगे उनके पेरेंट्स के। जैसे कि अगर हम फंगाई की बात करें उसके अंदर एसेक्सुअल स्पोर्स के थ्रू रिप्रोडक्शन होगा। अगर हम ईस्ट और हाइड्रा की बात करें तो उनके अंदर किसके थ्रू होगा रिप्रोडक्शन? बडिंग के थ्रू। अगर हम प्लेनेरिया या फिर फ्लैटफॉर्म की बात करें तो उसके अंदर हम ट्रू रीजनरेशंस देखते हैं।
ठीक है। सो ये एक एक करके हम सेक्सुअल और एसेक्सुअल्स को देखते हैं कि कैसे क्या होता है। सबसे पहले यहाँ पे देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसके अंदर जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होंगे, जैसे ये किसका दे रखा है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का, ठीक है, हम इसको अमीबा बोल सकते हैं। सो इसके अंदर जो प्रोजेनी होंगी वो बिल्कुल सेम अपने पेरेंट्स की तरह होंगे, ठीक है, ये प्रोजेनी है और ये है पेरेंट्स। तो प्रोजेनी बिल्कुल सेम होंगे अपने पेरेंट्स की तरह। नेक्स्ट है हाइड्रा। हाइड्रा में किसके थ्रू होता है, बडिंग के थ्रू। मतलब कि अगर हाइड्रा का कोई एक पार्ट, अगर जैसे बोलो अगर हाइड्रा को मैं ऐसे कट कर देते हैं, सो ऐसे कट करने के बाद जो ये पार्ट होता है ये अपने आप अपनी ग्रोथ शो कर लेगा। ये पूरा अगर ये ओनली सिर्फ अगर यही पार्ट इसको हम सेपरेट कर दें यहाँ से, सो इसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी होती है कि ये इतने से पार्ट की कारण ही ये अपना पूरा जो ये हाइड्रा होता है इतना बना लेगा, ठीक है। तो ये एसेक्सुअल हो गया, मतलब कि अगर इसकी जो प्रोजेनी होगी वो बिल्कुल सेम पेरेंट्स की तरह ही होगी। ऐसे ही जो स्वीट पोटैटोज होते हैं उनके अंदर भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस देखते हैं। ये तो हो गया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फिर हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आते हैं वेरिएशंस। वेरिएशंस मतलब कि अगर फादर का 2n और मदर का 2n, अगर हम दोनों में n और n लगे तो जाइगोट क्या हो जाएगा 2n और पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स 2n। मतलब कि आधे कैरेक्टर्स तो फादर के आएंगे और आधे कैरेक्टर्स मदर के आएंगे और ये इंडिविजुअल्स बन जाएगा। लेकिन इसके अंदर वेरिएशंस होती है। वेरिएशंस मतलब कि ये नहीं बोल सकते कि कंप्लीटली वो अपने पेरेंट्स के साथ मैच करेगा, ठीक है। अगर हम देखते हैं तो हमारे अंदर कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो कि हमारे पेरेंट्स के साथ मैच करते हैं, लेकिन ये नहीं बोल सकते बिल्कुल हूबहू अपने पेरेंट्स की तरह ही है, ऐसा तो नहीं है। कुछ वेरिएशंस आते हैं क्योंकि आधे जो हमारे जो क्रोमोजोम्स होंगे वो अपने फादर की तरफ से आएंगे और आधे अपनी मदर की तरफ से आएंगे, इसीलिए उनके अंदर वेरिएशंस होते हैं। सो इसलिए हम बोल सकते हैं कि रिप्रोडक्शन की वजह से ही हम ये बोल सकते हैं अगर कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन शो कर रहा है सो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म ही होगा, ठीक है। ये नॉन लिविंग्स के अंदर रिप्रोडक्शन नहीं देख सकते। सो ये कैरेक्टर बिल्कुल वेल डिफाइंड है। ग्रोथ को हम नहीं बोल सकते कि लिविंग के अंदर नॉन लिविंग के अंदर दोनों के अंदर हो सकते हैं, लेकिन रिप्रोडक्शन सिर्फ और सिर्फ लिविंग्स के अंदर होगा, नॉन लिविंग्स के अंदर रिप्रोडक्शन नहीं होगा। सो ये हो गया सेकेंड कैरेक्टर। अब हम देखते हैं थर्ड कैरेक्टर के बारे में। थर्ड कैरेक्टर है वो है मेटाबॉलिज्म। मतलब कि अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो वो किससे बना होता है, बहुत सारे केमिकल से मिलके बना होता है। केमिकल्स छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, और हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी ऐसी रिएक्शन चलती रहती है। मतलब कि छोटे जो केमिकल्स होते हैं उनसे कुछ बड़ा बन जाएगा, या फिर कोई एक बड़ा ऑर्गेनिज्म है ये ब्रेक डाउन होके छोटे में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसी रिएक्शंस हमारी बॉडी के अंदर चलती रहती है। तो इन्हीं रिएक्शंस को हम बोल देते हैं केमिकल और मेटाबॉलिक रिएक्शंस। जैसे कि अगर प्लांट हो गया, एनिमल्स, फंगस, माइक्रोब्स, ये सभी के सभी मेटाबॉलिज्म शो करते हैं। मेटाबॉलिज्म दो तरह का होता है। कौन कौन सा? एक होता है एनाबॉलिज्म, एक होता है कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म मतलब कि बनाना, ठीक है, कोई नया मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन करना। कैटाबॉलिज्म मतलब कि ब्रेक डाउन करना, कि कोई भी एक मॉलिक्यूल होगा उसको हम ब्रेक डाउन कर देंगे तो उसको हम बोल देंगे कैटाबॉलिज्म। देखो इसके अंदर हमने दिखा रखा है, एक तरफ है एनाबॉलिज्म और एक तरफ है कैटाबॉलिज्म। अगर हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा ग्लूकोज के अमाउंट है, ठीक है, तो हमारी बॉडी क्या करेगी, इतने सारे ग्लूकोज को, मतलब एनर्जी चाहिए, जितनी एनर्जी हमारी बॉडी को चाहिए उतनी एनर्जी मिल रही है, उसके अलावा भी बहुत ज़्यादा ग्लूकोज है, तो इतने ग्लूकोज का क्या करेगी, वो क्या करेगी, हमारी बॉडी एनाबॉलिज्म रिएक्शन शो करेगी और उस ग्लूकोज को किसके अंदर कन्वर्ट कर देगी, ग्लाइकोजन के अंदर कन्वर्ट कर देगी। तो ये हो गया एनाबॉलिज्म। फिर कैटाबॉलिज्म क्या होगा कि अगर जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं तो उस टाइम में हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी चाहिए, काफ़ी एनर्जी चाहिए, तो उस टाइम में हमारी बॉडी क्या करती है, कैटाबॉलिज्म रिएक्शन शो करती है। उसके अंदर क्या होगा, ग्लाइकोजन जो स्टोर है हमारी बॉडी के अंदर वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ग्लूकोज के अंदर, और उस ग्लूकोज से हमें क्या मिल जाएगी, एटीपी। एटीपी से क्या मिलेगी, हमें एनर्जी मिलेगी। सो ये रिएक्शंस हमारी बॉडी के अंदर चलती रहती है। सो इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो मेटाबॉलिज्म है वो भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का ही कैरेक्टर है। नॉन लिविंग्स के पास ऐसा कोई ऐसे हमारे उस बॉडी के अंदर ऐसी कोई रिएक्शंस नहीं होती, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, सच टाइप्स। सो इसलिए बोल सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेटाबॉलिज्म शो करते हैं और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म मेटाबॉलिज्म शो नहीं करते। फिर नेक्स्ट जो कैरेक्टर होता है उसको हम ले लेते हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस। इसके अंदर देखते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे वो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन शो करेंगे। मतलब कि कुछ उसमें से यूनिसेलुलर हो सकते हैं, कुछ उसमें से मल्टी सेलुलर हो सकते हैं।
जो यूनिसेलुलर होंगे वो कौन से होंगे, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, या फिर मल्टी सेलुलर होंगे एनिमल और प्लांट्स। अभी देखो ये हमने डायग्राम भी दे रखा है, इस डायग्राम्स में आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलेंगे जो कि आप बता सकते हो। देखो यूनिसेलुलर मतलब कि जितने भी बैक्टीरिया होंगे वो सभी के सभी यूनिसेलुलर होंगे, जितने भी प्रोटिस्ट होंगे वो सभी के सभी यूनिसेलुलर होंगे, और कुछ एल्गा हो सकती हैं जो कि यूनिसेलुलर्स होंगी। अभी बैक्टीरिया के कुछ एग्जांपल है लाइक ई कोलाई, स्ट्रेप्टोकोकस, होलोबैक्टीरिया। कुछ प्रोटिस्टा के हैं लाइक अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम्स। कुछ एल्गा है लाइक कोलेरा, क्लेमाइडोमोनास, सैक्रोमाइसिस ईस्ट। सो ये यूनिसेलुलर सभी के सभी, मतलब इनके अंदर एक ही सेल है, ठीक है, यूनिसेलुलर है। और कुछ है मल्टी सेलुलर, मतलब कि बहुत सारी सेल्स हैं, ठीक है। मल्टी मतलब बहुत ज़्यादा, सेलुलर मतलब कि सेल्स, यूनि मतलब कि एक, सेलुलर मतलब कि सेल्स, ठीक है। सो मल्टी सेलुलर में एग्जांपल देखो, ये हो गया ग्रास होपर, फिश हो गई, ट्रीज हो गई, ये ऑक्टोपस है, प्लांट्स या फिर ह्यूमन बींग्स। सो ये सभी के सभी मल्टी सेलुलर हैं। सो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ही दिखती है, हमें नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस नहीं दिखती। फिर जो हमारा लास्ट कैरेक्टर है वो है कॉन्शियसनेस, मतलब कि अगर देखो, अगर हमारे बॉडी के पास ऐसी एबिलिटीज़ होते हैं, कुछ ऐसे सेंस ऑर्गन्स होते हैं जो कि हमारे सराउंडिंग में जो चीज़ें हो रही हैं हम उनको सेंस करके उसके अगेंस्ट कुछ रिस्पॉन्स शो करेंगे, ठीक है। अभी इसके अंदर प्लांट का देखो, प्लांट का एग्जाम्पल दे रखा है। प्लांट के एग्जाम्पल्स में जो प्लांट्स होते हैं वो लाइट, वाटर, टेम्परेचर्स, पोल्यूटेंट्स, इनके अगेंस्ट कुछ ऐसा रिस्पॉन्स शो करते हैं। ये देखो एक इस पिक्चर्स में दिखाया हुआ है कि अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है तो जो प्लांट्स की जो लीव्स होंगी वो फोल्ड कर लेंगी, अपनी अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएंगी। अंदर की तरफ फोल्ड क्यों होंगी वो, क्योंकि अगर ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगा, ज़्यादा ट्रांसपिरेशन होगा तो वाटर के अंदर वाटर स्ट्रेस हो जाएगा, कमी हो जाएगी वाटर की। सो इसलिए वो अपनी लीव्स को फोल्ड कर लेती हैं। फोल्ड करने के बाद जो ट्रांसपिरेशन होगा, जो इवेपोरेशन होगा वो कम हो जाएगा तो वाटर का लॉस इतना ज़्यादा नहीं होगा। सो ये प्लांट ने एक रिस्पॉन्स शो किया, ठीक है। बाहर जैसा जो इन्वायरमेंट था उस इन्वायरमेंट के अगेंस्ट उसने एक रिस्पॉन्स शो किया। ऐसे ही जैसे अगर हम बात करते हैं ह्यूमन बींग्स भी बात करते हैं, तो ह्यूमन बींग्स के अंदर क्या होता है, वो अपने सराउंडिंग में जो चीज़ें हो रही है उसके अगेंस्ट जल्दी से रिस्पॉन्स करेगा। अगर आप जैसे एक बात लेते हैं कि आग, जैसे हमारे सराउंडिंग में आग है, ठीक है, फायर है, तो फायर के अगेंस्ट वो जैसे अगर कोई भी पर्टिकुलर ह्यूमन बींग्स अगर वो उस चीज़ को हाथ लगाएगा तो उसको पता है कि ये चीज़ गर्म है, ठीक है। उसके जो सेंसरी ऑर्गन्स है, जैसे हमने हाथ लगाया तो हमारी जो फिंगर्स होते हैं उसके अंदर कुछ सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, वो सेंसरी और उस जो फायर को सेंस कर लेंगे और एकदम से हमारे ब्रेन के अंदर जाएगी कि ये तो गर्म है, ये मेरे लिए नुकसानदायक है, तो एकदम से अपने हाथ को हटा लेगा। सो ये क्या होगा, ये कॉन्शियसनेस ही हो गया ना, कि मतलब जो चीज़ें हमारे सराउंडिंग में हो रही हैं उन चीज़ों को हम सेंस कर रहे हैं और उन सेंस के बाद अपना रिस्पॉन्स शो कर रहे हैं। सो ये कैरेक्टर भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के पास ही है, ठीक है। क्योंकि देखो अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसा कैरेक्टर शो कर रहा है, अगर कोई नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, जैसे कि अगर हमने एक अगर हमने जो आर्टिफिशियल फ्लावर ले लिए, ठीक है, एक आर्टिफिशियल फ्लावर ले लिए, उनको हमने रख दिया टेम्परेचर में, खूब टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा अच्छा खासा टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर में वो फ्लावर कुछ भी रिस्पॉन्स शो नहीं करेगा क्योंकि वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है। जो लिविंग थिंग्स हैं वही ये रिस्पॉन्स शो कर पाती हैं। सो ये 5 कैरेक्टर थे जिससे कि हमें पता चलता है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स ये कैरेक्टर शो करती हैं और इसलिए हम उनको नॉन लिविंग थिंग्स से डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं। सो नेक्स्ट हम अपना नया टॉपिक शुरू करेंगे, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ड्स। डाइवर्सिटी क्या होती है कि मतलब कितने नंबर और कितने टाइप के ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है हमारी अर्थ के अंदर, उसको हम बोल देते हैं बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। तो अगर हम अपनी अर्थ के अंदर देखें तो 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज प्रेजेंट है, इतनी सारी स्पीसीज प्रेजेंट है, ठीक है। और हर स्पीसीज का अपने लोकल एरिया के, अगर आप अपने लोकल एरिया में देखो तो हर स्पीसीज का नाम अलग अलग है, ठीक है। जैसे कि अगर हमारे यहाँ पर कोई भी प्लांट है, ठीक है, उसका नाम अलग है। अगर हम दूसरे स्टेट में जाके बात करते हैं तो वहाँ पर उसी चीज़ का नाम अलग होगा, ये हो सकता है ना, क्योंकि लोकल एरिया के अंदर नाम अलग होते हैं। सो कन्फ्यूज़न क्रिएट हो सकता है क्योंकि प्लांट तो एक ही है लेकिन जगह के अकॉर्डिंग उनका नाम अलग अलग है। सो ये बहुत ही कन्फ्यूज़न क्रिएट कर सकता है क्योंकि ऐसे हम इनको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे। सो इसीलिए अगर हम जो बायोलॉजिस्ट थे बहुत सारे, उन्होंने क्या किया,
उन्होंने एक पर्टिकुलर साइंटिफिक नेम देने का सोचा कि एक प्लांट को हम एक साइंटिफिक नेम देते हैं, इससे हमें कन्फ्यूजन नहीं होगा, चाहे लोकल नाम जो भी हो, लेकिन एक साइंटिफिक नेम रहेगा तो उसको ये पता चल जाएगा कि हाँ ये प्लांट है, प्लांट की स्पीसीज तो यही है, उसका लोकल नेम अलग अलग हो सकता है। सो इसीलिए जो पर्टिकुलर जो एक नेम देने का सोचा उसको हम बोल देंगे नॉमेनक्लेचर। ठीक है, अगर हम प्लांट को नेम दे रहे हैं तो वो नेम किसके बेसिस पे होगा, ICAN के बेसिस पे होगा। अगर हम एनिमल को नेम दे रहे हैं, कोई भी एनिमल है उसको अगर हम अपना कोई स्पेसिफिक साइंटिफिक नेम दे रहे हैं तो वो किसके बेसिस पे होगा, ICZN। ICBN क्या होता है, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, और ICZN क्या होता है, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। सो ये इन नाम की साइंटिफिक नेम की वजह से हर एक ऑर्गेनिजम्स का सिर्फ एक ही नाम होगा। ठीक है, एक साइंटिफिक नाम होगा जिसकी वजह से कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। और हर नाम में मतलब कि जितने भी जो साइंटिफिक ने हमने एक साइंटिफिक नेम दे दिया, तो उस साइंटिफिक एक नेम में दो कंपोनेंट्स होंगे। दो कंपोनेंट्स कौन कौन से होंगे, एक तो होगा जेनेरिक नेम, जीनस, ठीक है, एक होगा स्पेसिफिक एपिथेट्स या फिर हम बोल सकते हैं स्पीसीज नेम। और ये अगर एक नाम के दो कंपोनेंट्स हैं तो इस चीज़ को हम बोल देते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल मतलब कि दो नाम तो एक, अगर पूरा अगर हम देखें साइंटिफिक नेम तो एक ही होगा, लेकिन उसके अंदर दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है जेनेरिक नेम, एक होता है स्पेसिफिक नेम, स्पीसीज नेम। ठीक है, जेनेरिक में नेम होगा वो आगे का अक्षर होगा, ठीक है, और जो लास्ट में जो अक्षर होगा वो होगा स्पीसीज नेम। और जो नेमिंग का जो सिस्टम किया था, ये क्लासिफिकेशन नेमिंग के अकॉर्डिंग की थी, ये किसने किया था, ये कार्लोस लिनियस ने किया था। एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं, इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि जेनेरिक नेम और स्पीसीज नेम क्या होता है। जैसे देखो एग्जाम्पल हमने ले लिया मैंगो का, मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या होगा, मैग्नीफेरा इंडिका। मैग्नीफेरा इंडिका, तो इसके अंदर जो मैग्नीफेरा है वो क्या है, वो जीनस है, और इंडिका है वो क्या है, स्पीसीज है। उसी तरह अगर हम लोयन का एग्जाम्पल लेते हैं, लोयन के अंदर जो पैंथेरा है वो क्या है, जीनस है, और जो लियो है वो क्या है, स्पीसीज नेम है। ठीक है, सो इसलिए हम बोल सकते हैं कि एक नाम के अंदर दो कंपोनेंट्स होंगे, एक होगा जीनस, एक होगा स्पीसीज। सो ये हमने नाम तो रख लिया, लेकिन नाम रखने के लिए कुछ ऐसे रूल्स बनाए गए। ठीक है, इन रूल्स को फॉलो करने के बाद ही हम अपने नोमेनक्लेचर्स कर सकते हैं कि उनको एक पर्टिकुलर स्पीसीज को, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स को उसका नाम दे सकते हैं। सबसे पहले जो रूल है वो क्या है कि जो बायोलॉजिकल नेम्स होते हैं वो जर्नली किस में होते हैं, लेटिन में होते हैं। लेटिन का एक लैंग्वेज है, ठीक है, और इनको हम मतलब लिखते किस में है, इसको इटैलिक्स में। इटैलिक्स मतलब कि जो ये लैंग्वेज होगी, अगर ये फ़ॉन्ट होगा ये होता है इटैलिक्स। ठीक है, ये जर्नल क्या है, ये लेटिन है, और अगर ये फ़ॉन्ट है ये होगा इटैलिक्स। तो इसकी जो बायोलॉजिकल नेम्स तो क्या होते हैं, अगर इसको ओरिजिन की बात करें तो ये लेटिन ओरिजिन में होंगे, लेकिन इसको रिटर्न लिखते हैं इसको इटैलिक्स की फॉर्म में। ये तो हो गया इसका फर्स्ट रूल। ठीक है, कुछ ऐसे 4-5 रूल्स ही हैं जिसको हम देखते हैं। सेकंड रूल क्या बताता है कि जो पहला जो नाम होगा, फर्स्ट वर्ड क्या होगा, जीनस होगा, और जो सेकंड कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, स्पीसीज होगा। ठीक है, ये हो गया सेकंड। अब हम देखते हैं थर्ड रूल। थर्ड रूल क्या लिखते हैं कि अगर हम हैंड रिटन लिख रहे हैं, मतलब कि अगर हम कॉपी के अंदर लिख रहे हैं, कॉपी पेन से अगर हम लिख रहे हैं, तो उसके अंदर हम उनको हर एक वर्ड को, जैसे जीनस और स्पीसीज को, हम दोनों को अंडरलाइन करेंगे ऐसे सेपरेटली। ये नहीं कि एकदम से ऐसे अलाइन कर देंगे, ऐसे नहीं होगा, ये गलत माना जाएगा, ये सही है। इन दोनों को सेपरेटली हम अलग अलग अंडरलाइन करेंगे। ये हो गया थर्ड रूल। अगर प्रिंटेड फॉर्म में है तो उसको हम इटैलिक फॉर्म में लिखेंगे। इटैलिक मतलब कि जैसे ये लैंग्वेज हो गई, ये इटैलिक है। ठीक है, ये हो गया थर्ड रूल। अगर हम बात करते हैं फोर्थ रूल की, सो फोर्थ रूल में ये बता रखा है कि जो फर्स्ट लेटर होगा कैपिटल होगा। मतलब कि देखो यहाँ आपने देखा कि मैग्नीफेरा के अंदर फर्स्ट लेटर जो एम है वो कैपिटल फॉर्म में है, और जो स्पीसीज का जो फर्स्ट लेटर होगा वो होगा स्मॉल लेटर के अंदर। ये देखो आई है वो स्मॉल है, और अगर एम देखें तो वो कैपिटल लेटर है। तो ये भी एक रूल है। फिर अगर फिफ्थ रूल की बात करें तो ये देखते हैं कि जो लास्ट के अंदर अगर जिस भी साइंटिस्ट ने उस पर्टिकुलर नेम को दिया है, ऑर्गेनिज्म के पर्टिकुलर नेम को दिया है, तो वो लास्ट में लिखा जाएगा। जैसे कि मैग्नीफेरा इंडिका लीन मतलब कि लीनियस। सो हम ये बता सकते हैं, अगर हमें ऐसे दे दिया जाए जैसे मैग्नीफेरा इंडिका लीन, सो हम ये बता सकते हैं इससे कि इस स्पीसीज का जो ये नेम है ये किसने दिया है, लीनियस ने दिया है। ठीक है,
सो नेक्स्ट हम देखेंगे कि नाम तो दे दिया हमने, नोमेनक्लेचर तो देख लिया, अब उनको क्लासिफिकेशंस करेंगे। क्लासिफिकेशंस मतलब कि टेक्सोनोमी, ठीक है। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करेंगे किसके बेसिस पे, कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे। मतलब कि अगर हम कोई भी एक कैरेक्टर लेंगे तो उस कैरेक्टर के अंदर जितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स आएंगे तो उसको हम एक कैटेगरी के अंदर डाल देंगे, ठीक है। सो कैरेक्टर के बेसिस पे अगर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते हैं तो उसको हम बोल देंगे टेक्सोनोमी, ठीक है। सो ये तो हो गया सिंपल टेक्सोनोमी। एक होता है मॉडर्न टेक्सोनोमी। मॉडर्न टेक्सोनोमी के अंदर क्या होता है, जो पर्टिकुलर जो स्ट्रक्चर होगा तो वो इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स भी हो सकता है, एक सेल का स्ट्रक्चर भी हो सकता है, या फिर कुछ डेवलपमेंटल प्रोसेस भी हो सकते हैं। इन सभी को देखते हुए उस ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करना क्या बोलते हैं, उसको मॉडर्न टेक्सोनोमी स्टडीज बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया टेक्सोनोमी। अब हम देखते हैं सिस्टेमेटिक्स। तो देखो ह्यूमन बींग्स है ना, सिर्फ इसी चीज़ में ही खुश नहीं था कि उसको ये पता चल गया कि कितने तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं या फिर कितने टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स हैं, वो अब उनके रिलेशनशिप्स के बारे में भी जानना चाहता है। मतलब ये जानना चाहता है कि कौन सी स्पीसीज पहले आई थी, कौन सी स्पीसीज बाद में आई थी। सो ये सब भी चीज़ें भी जानने के लायक हो गई। सो इस चीज़ को हम बोल देते हैं सिस्टेमेटिक्स, ठीक है। तो सिस्टेमेटिक्स को हम इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बोल देते हैं ऑर्गेनिजम्स के बीच में। मतलब कि कौन सा ऑर्गेनिजम्स पहले हुआ था, उसके बाद उसकी ओरिजिन्स क्या थी, और उसके बाद जो दो निकले थे ऑर्गेनिजम्स वो कौन कौन से थे, उनके बीच में क्या सिमिलरिटीज़ थी, ये सब क्या कौन बताता है, सिस्टेमेटिक्स। अब हम देखते हैं टेक्सोनोमिक कैटेगरीज। मतलब कि कौन कौन सी ऐसी कैटेगरीज होती हैं जिसके अंदर क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। सो कैटेगरी होती है, अगर कोई भी टेक्सोनोमिक अरेंजमेंट्स की कैटेगरी एक पार्ट होती है, ठीक है। कैटेगरी इज अ पार्ट ऑफ ओवरऑल टेक्सोनोमिक अरेंजमेंट्स, इसको हम बोल देते हैं टेक्सोनोमिक कैटेगरी। अगर जितनी भी कैटेगरीज होती हैं उन सबको मिला लिया जाए तो उसको हम बोल देंगे टेक्सोनोमिक हायरार्की। फिर हम देखते हैं कि जो कैटेगरीज होती हैं वो एक क्लासिफिकेशंस की एक यूनिट होती है। अगर किसी भी ऑर्गेनिजम्स को हम क्लासिफाई करते हैं सो उस ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर रखते हैं, ठीक है। उस कैटेगरीज को अगर हम साइंटिफिक टर्म्स के अंदर देखें तो हम बोल देंगे उसको टेक्सा। और अलग अलग टेक्सास होते हैं, ठीक है, अलग अलग कैटेगरीज होते हैं। अगर साइंटिफिक लेवल पे अगर हम बात करें तो कितनी टाइप की कैटेगरीज होंगी, देखो सबसे पहले किंगडम, फिर फाइलम, या फिर अगर हम प्लांट की बात करते हैं तो वहाँ पर डिवीजन बोल देते हैं फाइलम की बजाय, फिर क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज, ये सभी क्या कैटेगरीज हैं। अगर साइंटिफिक नेम देखें तो इनको हम बोल देते हैं टेक्सा, ठीक है। सो अब हम इन टेक्सास को एक एक करके देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे स्पीसीज को। देखो स्पीसीज क्या होते हैं, एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं, ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसके अंदर कुछ फंडामेंटल सिमिलरिटीज होती हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं पैंथेरा, इसके अंदर क्या आता है, लियो और टाइगरस आता है। लियो मतलब क्या होता है, लायन, टाइगरस मतलब कि टाइगर, ठीक है। तो पैंथेरा और लियो के अंदर कुछ ऐसी सिमिलरिटीज हैं जिसकी वजह से इसको पैंथेरा जीनस के अंदर रखा जा रहा है। लेकिन इनके अंदर कुछ ऐसी डिसिमिलरिटीज भी हैं जिसकी वजह से इनको अलग अलग स्पीसीज रखा जा रहा है। मतलब कि जो पैंथेरा लियो और पैंथेरा टाइग्रिस ये दोनों अलग अलग स्पीसीज हैं, ठीक है। पैंथेरा तो हो गया जीनस, ये हो गई स्पीसीज, ठीक है। तो स्पीसीज के अंदर कुछ ऐसी डिसिमिलरिटीज होती है जिनको उनको हम अलग अलग मतलब दो स्पीसीज को डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे लियो और टाइगरस, लायन और टाइगर के अंदर कुछ ऐसी डिसिमिलरिटीज है जिसे हम लायन को अलग स्पीसीज के अंदर रख रहे हैं और टाइगरस मतलब टाइगर को अलग स्पीसीज के अंदर रख रहे हैं। उसी तरह से सोलेनम के अंदर आ जाता है। सोलेनम क्या होगा, एक जीनस हो गया, और ये निग्रम और मोलेंगिना क्या हो गया, ये स्पीसीज हो गई। तो निग्रम और मोलेंगिना के अंदर कुछ ऐसी डिसिमिलरिटीज होती हैं जिस वजह से इनको अलग अलग स्पीसीज के अंदर रखा जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट फिर हम देखते हैं जीनस। जीनस के अंदर क्या होता है, बहुत सारी क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज एक साथ इकट्ठी होंगी और क्या बना लेगी, जेनेरा बना लेगी। जैसे कि हम इनका ही लोयन, लेपर्ड और टाइगर का एग्जांपल लेते हैं। देखो लोयन, लेपर्ड और टाइगर के अंदर कुछ ऐसी सिमिलरिटीज होती है इन तीनों के अंदर, तभी तो ये पैंथेरा के अंदर आती है। जो पैंथेरा क्या एक जीनस है, और ये तीनों लियो, पैरेडस और टिग्रस क्या होती हैं, ये जीनस होती हैं। सो हम बोल सकते हैं कि इन तीनों के अंदर कुछ ऐसी सिमिलरिटीज होती हैं तभी ये पैंथेरा जीनस के अंदर आती हैं, ठीक है। तभी, और जो पैंथेरा जीनस होता है ये किसी एक फेलिस क्या होता है, एक दूसरा जेनस होता है, जेनेरा होता है जिसके अंदर कैट्स आती है, ठीक है। सो ये पैंथेरा
फेलिस से अलग है, क्योंकि फेलिस एक अलग जेनरा है जिसके अंदर कैट्स आती हैं, और पैंथेरा वो है जिसके अंदर लॉयंस, लीपर्ड्स या फिर टाइगर्स आते हैं। सो ये हो गया जेनेरा, ये हो गया एनिमल्स का एग्जाम्पल। अगर हम प्लांट की बात करते हैं तो प्लांट के अंदर आते हैं पोटैटो और ब्रिंजल। पोटैटो और ब्रिंजल क्या होते हैं, दो अलग अलग स्पीसीज है। पोटैटो अलग स्पीसीज है, ब्रिंजल अलग स्पीसीज है, लेकिन इन दोनों के अंदर कुछ ऐसी कैटेगरीज होती हैं, कुछ ऐसी सिमिलरिटीज होती हैं, तभी ये दोनों सोलेनम जीनस के अंदर आती है। ठीक है, तो ये हो गया प्लांट का एग्जाम्पल, ये हो गया एनिमल का एग्जाम्पल। नेक्स्ट फिर आता है फैमिली। फैमिली के अंदर क्या होता है कि बहुत सारी एक जैसे मतलब बहुत सारे रिलेटेड जेनेरा इकट्ठे होकर क्या बना लेंगे, फैमिली बना लेंगे। जैसे कि यहीं पर देखो, पैंथेरा क्या होता है, जिसके अंदर लोयंस आते हैं, लोयंस, टाइगर्स, लेपर्ड, ये सब आएंगे। फेलिस क्या होता है, जिसके अंदर कैट आती हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपने देखा हुआ है कि जो अगर हम लोयन का छोटा बच्चा देखते हैं तो वो छोटा बच्चा कहीं ना कहीं कैट से सिमिलर दिखता है। ठीक है, कैट के सिमिलर दिखता है, तो हम ये बोल सकते हैं कि कैट और पैंथेरा मतलब कैट और लोयन के बीच में कुछ ना कुछ ऐसे सिमिलरिटीज तो हैं। ठीक है, तभी तो उनको एक फैमिली के अंदर रखा जा रहा है। फेलिडी क्या होता है, जिसके अंदर पैंथेरा और फेलिस दोनों जेनेरा आएंगे, और ये फेलिडी क्या एक फैमिली है कि इन जीनस के बीच में कुछ ऐसे सिमिलरिटीज हैं, तभी इनको एक फैमिली के अंदर रखा जा रहा है। ठीक है, और उसी तरह प्लांट की अगर बात करें तो सोलेनम, पिट्यूनिया और धतूरा, ये क्या है, अलग अलग जीनस है, और ये तीनों जीनस के अंदर ये तीनों जीनस एक ही फैमिली के अंदर आएंगे, सोलेनेसी। ठीक है, तो इन तीनों जीनस में कुछ ऐसी सिमिलरिटीज हैं, तभी हम इसको एक सिंगल फैमिली के अंदर, सोलेनेसी फैमिली के अंदर रख रहे हैं। ठीक है, और हम देख लेते हैं कि जो अगर डॉग होता है, डॉग किसके अंदर आएगा, कैनिडी फैमिली के अंदर आएगा, और कैट किसके अंदर आएगी, फेलिडी के अंदर आएंगी। सो ये हो गया फैमिली। फैमिली से अब अपर जो टैक्सा होगा वो कौन सा होगा, ऑर्डर। ऑर्डर के अंदर क्या होगा कि बहुत सारी फैमिलीज इकट्ठे होकर क्या बनाएंगी, ऑर्डर बनाएंगी। जैसे कि फेलिडी और कैंडिडी, फेलिडी और कैंडिडी क्या होते हैं, अलग अलग फैमिलीज हैं। फेलिडी के अंदर क्या आएंगी, कैट्स आएंगी, कैंडी के अंदर क्या आएंगी, डॉग्स आएंगे। ये दोनों क्या बना लेंगे, एक ऑर्डर बना लेंगे, जिसको हम बोल देंगे कार्निवोरा। मतलब कि कार्निवोरा क्या होते हैं, मांसाहारी होते हैं, तो फेलिडी और कैंडी दोनों ही कार्निवोरा होते हैं। उसी तरह ही कॉन्वोल्वियसी और सोलेनेसी, ये दो अलग अलग फैमिलीज हैं, ये दोनों क्या मिलकर क्या बना लेगी, पोलिमोनेल्स। ये एक पोलिमोनेल्स क्या है, एक ऑर्डर है, और ये इन दो फैमिली से मिलकर बना होता है। तो मतलब कि बहुत सारी फैमिली इकट्ठे होंगे, क्या बनाएंगी, ऑर्डर बनाएंगी। उससे जो नेक्स्ट ऑर्डर है वो क्या होता है, क्लासेस। सॉरी, तो उससे जो नेक्स्ट टैक्सा होगा वो होगा क्लासेस। क्लासेस के अंदर बहुत सारे जो रिलेटेड ऑर्डर्स होंगे वो आ जाएंगे। जैसे कि प्राइमेटा एक ऑर्डर है और कार्निवोरा एक ऑर्डर है। प्राइमेटा के अंदर मंकी, गोरिल्ला और गिबन्स आते हैं। कार्निवोरा के अंदर कौन से आता है, टाइगर, कैट, डॉग्स आते हैं। ये दोनों ऑर्डर मिलके क्या बना लेंगे, एक क्लास बना लेंगे, जिसको हम बोल देते हैं मेमेलिया। मेमेलिया एक क्लास है। वैसे ही बहुत दूसरी टाइप की क्लासेस भी होती है, जैसे पिसीज, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, एव्स, ये भी अलग अलग टाइप की क्लास होती है जो अलग अलग ऑर्डर से मिलके बनी होंगी। नेक्स्ट हम देखेंगे फाइलम। फाइलम के अंदर क्या होगा कि इसके अंदर बहुत सारी क्लासेस इकट्ठे होकर क्या बना लेंगी, फाइलम बना लेंगी। अगर हम प्लांट की बात करते हैं तो प्लांट के अंदर फाइलम की जगह हम उसको डिवीजन बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि अलग अलग फाइलम्स होते हैं, पोरीफेरा, कोर्डेटा, एनेलिड्स, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, कोडेट्स, ये सीलेंट्रेटा, सॉरी, ये सारे जो अलग अलग टाइप के फाइलम्स होते हैं। और ये किसके बेसिस पे होंगे कि कुछ इनके अंदर जो कैरेक्टर्स होंगे उनके बेसिस पे। जैसे अगर हम कोर्डेटा फाइलम हो उसकी बात करें तो उसके अंदर नोटोकोड और डोर्सल होलो नर्वस सिस्टम, न्यूरल सिस्टम, ये प्रेजेंट होगा, तभी हम उसको उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स को कोर्डेट्स के अंदर डाल सकते हैं। सो ये हो गया फाइलम। नेक्स्ट हम देखते हैं किंगडम। सो बहुत सारे फाइलम क्या बना लेंगे, किंगडम बना लेंगे। किंगडम क्या होंगे, अलग अलग टाइप के होंगे, जैसे एनिमीलिया हो गया, प्लांटे हो गया, मतलब एनिमल्स अगर जिसमें होंगे उसको हम बोल देंगे एनिमीलिया किंगडम। जिसके अंदर प्लांट होंगे उसको हम बोल देंगे प्लांटे किंगडम।
ठीक है। और अगर मेनली अगर हम बात करें तो हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर सक्सेसफुली 5 किंगडम होते हैं। वो किसने दिया था? विटेकर ने दिया था। ये जो किंगडम्स, जो 5 किंगडम का जो ये सिस्टम है, ये हमारे जो नेक्स्ट चैप्टर होगा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस, उसमें हम डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। यहाँ पर मैं आपको एक जर्नल बता देती हूँ कि 5 किंगडम कौन कौन से होते हैं। एक होता है मोनेरा, एक होता है प्रोटिस्टा, देन फंगाई, उसके बाद प्लांटी और एनिमीरिया। तो ये 5 किंगडम होते हैं जो किसने दिए थे? विटेकर ने दिए थे, R.H. विटेकर। सो अगर हम इनकी समरी देखते हैं तो ये एक असेंडिंग ऑर्डर के अंदर चल रही है। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में चल रही है। सबसे पहले क्या आएगी? स्पीसीज, जो बिल्कुल स्मॉल लेवल पे होगी, फिर जीनस, फिर फैमिली, फिर ऑर्डर, फिर क्लासेस, फिर फाइलम और डिवीजन, और फिर किंगडम। सो ये एक असेंडिंग ऑर्डर में चल रही है चीज़ें। तो ठीक है, ये याद रखना कि सबसे पहले स्पीसीज, फिर जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम, ये इसी ऑर्डर के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स होंगे उनका क्लासिफिकेशंस होगा। अब यहाँ पे एक टेबल दी गई है। यहाँ पे क्या है? उनके कॉमन नेम्स कुछ 4 हमने ऑर्गेनिजम्स लिए हैं और उनके कॉमन नेम दे रखे हैं। यहाँ पे उनके बायोलॉजिकल्स नेम है, फिर उनके जीनस है, फिर फैमिली, ऑर्डर, क्लास और उनके फाइलम दे रखे हैं। जैसे मैं बताती हूँ, अगर हम मैन की बात करते हैं तो मैन का जो बायोलॉजिकल नेम है वो क्या हो जाएगा? होमोसेपियंस। हमने रूल्स में देखा था कि जो पहला जो वर्ड है, कंपोनेंट है, वो क्या होगा? जीनस। तो होमो क्या हो जाएगा? जीनस हो जाएगा। और स्पेसियंस क्या हो जाएगा? स्पीसीज। उसके बाद हम देखते हैं फैमिली। फैमिली क्या आता है इसके अंदर? होमिडीज है। ऑर्डर क्या होता है? प्राइमेटा, मेमेलिया। क्लास क्या हो जाएंगी? मेमेलिया हो जाएगी। और इसका फाइलम क्या हो जाएगा? कॉर्डेटा। सो ये अलग अलग दे रखे हैं। फिर आगे फर्दर दे रखा है हाउस फ्लाई का, मैंगो का, वीट्स का। सो ये कुछ 4 ही है आपके एनसीईआरटीज के अंदर, ये 4 ही थी। सो आप इन चारों को तो याद रखना ही है। ठीक है, ये काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर भी इनको पूछ सकते हैं। सो इन चारों को तो आपको याद रखना ही है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं टेक्सोनोमिक एड्स। टेक्सोनोमिक एड्स के अंदर क्या आता है कि अगर हमारे बायो रिसोर्सेज कितने हैं, उनकी डाइवर्सिटीज कितनी है, इन सब को जानना कि कितने सारे एनिमल्स हैं, कितने सारे प्लांट्स हैं, कितने सारे दूसरे ऑर्गेनिजम्स हैं, इन सब के बारे में स्टडीज करना टेक्सोनोमिक एड्स के अंदर आता है। और इन सभी को स्टडी करके इनके बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है उनको हम गैदर करेंगे और उसके बाद उनको स्टोर कर देंगे उन पर्टिकुलर स्पीसीज को, ताकि हम अगर हमें फ्यूचर्स में कभी उन स्पीसीज के बारे में रीड करना पड़े तो हम इजीली उनको रीड कर सकते हैं। सो कुछ कुछ अलग अलग टाइप के जो बोल सकते हैं कि ऐसे बहुत सारी एड्स है अलग अलग टाइप की, जिसके अंदर हम अपनी पर्टिकुलर जो स्पेसीज हो गई, स्पीसीज है, उनको स्टोर करते हैं। जैसे कि हर्बेरियम हो गया, बोटानिकल गार्डन्स हो गए, म्यूजियम हो गया, फिर जूलॉजिकल पार्क्स हो गए। इन सब के अंदर हम अपनी जो ये प्लांट्स, एनिमल्स, इनको स्टोर करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हर्बेरियम। हर्बेरियम क्या होता है कि हर्बेरियम में मेनली हम क्या करते हैं? प्लांट को इकट्ठा करते हैं। ठीक है, हर्बेरियम एक फाइल होती है, जैसे ऐसा हम फाइल यूज़ करते हैं ना अपनी जूलॉजी के अंदर, बॉटनी के अंदर, ऐसी एक फाइल यूज़ करते हैं। उसके अंदर हमने प्लांट को, जो पर्टिकुलर जो प्लांट होगा, हम उसको वहाँ पे चिपका देंगे। ठीक है, और उसके बारे में हम सब पूछ लेंगे, जैसे कि क्या क्या उसके बारे में, उसकी डेट होनी चाहिए कि कब हमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिली थी, कहाँ से हमने ये लिया था, इसकी कलेक्शंस, इसका इंग्लिश नेम, इसका लोकल नेम, इसका बोटेनिकल नेम्स, इसकी फैमिली, कलेक्टर का नेम्स, ये सब चीज़ें हम इस हर्बेरियम फाइलम के अंदर लिखेंगे, ताकि अगर हमें फ्यूचर के अंदर कभी इस प्लांट को रीड करना पड़ जाए तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में देख रखी है। जैसे ये किसी ने ढूंढ के रखा है, जैसे नीम प्लांट है। ठीक है, तो हमें पता चल जाएगा कि ये नीम प्लांट की लीव्स है, इसके अंदर इसके सारे फीचर्स क्या क्या हैं, वो सब हमें पता चल जाएगा। और इसके अंदर जितने भी जो स्पेसिमेंस होंगे वो मेनली ड्राई होंगे। ठीक है, क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद हम इसको रीड करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली ड्राई तो हो ही जाएंगे ऑब्वियसली। सो इसमें हम अपने स्पीसीज को रखेंगे, स्टोर करके रखेंगे फ्यूचर यूजेस के लिए। तो ये तो हो गया हर्बेरियम, ये पहली एड्स हो गई। सेकेंड हम देखते हैं बोटानिकल गार्डन्स। बोटानिकल गार्डन्स के अंदर क्या होगा कि उसके अंदर जितने भी प्लांट की स्पीसीज होंगी, ठीक है, प्लांट की स्पीसीज को एक गार्डन के अंदर क्या करेंगे, अलग अलग तरह से ग्रो किया जाएगा और उन हर पर्टिकुलर प्लांट्स के ऊपर उसकी नंबर प्लेट होगी। ठीक है, जैसे कि अगर आपने चंडीगढ़ में देख रखा है रोज गार्डन, सो रोज गार्डन में अगर आप जाओगे तो हर एक प्लांट, जो भी प्लांट होगा उसके सामने उसकी नंबर प्लेट मिलेगी कि ये पर्टिकुलर ये प्लांट है, इसके क्या मतलब, इसका जो बोटेनिकल नेम क्या है।
सो इसी तरह हम बोटेनिकल गार्डन्स का यूज़ करते हैं कलेक्टर के रूप में, मतलब कि बहुत सारे लिविंग प्लांट्स को हम एक जगह पे ऐसे उगा लेंगे ताकि अगर हमें फ्यूचर में जो ज़रूरत पड़े उन चीज प्लांट्स की स्टडी करने के बारे में तो हम उनको ईजिली स्टडी कर सकते हैं। सो मेन कुछ ऐसे बोटेनिकल गार्डन्स है, जैसे क्यू है, ये कहाँ पे, इंग्लैंड में है। इंडियन बोटेनिकल गार्डन होवार्क है, ये इंडिया के अंदर है। नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, ये भी इंडिया के अंदर है। कुछ ऐसे या फिर बहुत सारे ऐसे और भी बोटेनिकल गार्डन्स होते हैं जिसके अंदर प्लांट्स को प्रिजर्व करके रखा जाता है। नेक्स्ट फिर आता है म्यूजियम। म्यूजियम क्या होता है, जर्नली इसको स्कूल या फिर कॉलेजेस के अंदर ही सेटअप किया जाता है। इसके अंदर मेनली जो स्पेसिमेंस होंगे उसको जार में रखा जाएगा, ठीक है, जार में रख के और उनको प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशंस में रख दे देंगे, क्योंकि अगर हम उसको प्रिजर्व ही नहीं करेंगे, अगर हमने कोई भी स्पेसिमेन ले लिया, अगर हम उसको कोई किसी प्रिजर्वेटिव के अंदर नहीं डालेंगे तो वो धीरे धीरे डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। सो इसीलिए हम उनको कुछ प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशंस के अंदर रखते हैं। और इसके अंदर हम एनिमल्स के स्केलेटन को भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे आप इस डायग्राम में देखते हो कितने टाइप के, जैसे ये ह्यूमन का स्केलेटन हो गया और ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एनिमल्स के स्केलेटन्स है। तो इसलिए हम डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स को यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं। इसमें हम इंसेक्ट्स को भी रख सकते हैं इंसेक्ट बॉक्स के अंदर, उनको किलिंग करेंगे, कलेक्ट करेंगे सबसे पहले, तो फिर किल करेंगे, उसको पिनिंग करके वहाँ पर म्यूजियम में रख देंगे, ताकि अगर हमें फर्दर कभी फ्यूचर्स के अंदर उनकी स्टडी करनी पड़े तो हम उनको ईजिली म्यूजियम में जाके उनको देख सकते हैं और उनको रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है जूलॉजिकल पार्क्स। जूलॉजिकल पार्क्स में हम जिनको हम जर्नली बोलते हैं जू, ठीक है, अगर हम जू की बात करें तो वहाँ पे बहुत सारे वैरायटीज़ ऑफ आपको एनिमल्स मिलेंगे, जैसे आपको एलिफेंट भी मिल सकते हैं, लोयंस होते हैं। सो हम इनको क्यों वहाँ पे रखते हैं, ताकि हम इनके बिहेवियर को स्टडी कर सकें। और इन जो एनिमल्स होते हैं इनको वहाँ पर सेम वही कंडीशन प्रोवाइड की जाएगी जहाँ ये नेचुरल हैबिटेट के अंदर रह रहे हैं, तभी तो हम इनके बिहेवियर को इजीली स्टडी कर सकते हैं। और इसमें दूसरे ऑर्गेनिजम्स को भी हम जनरली देखते हैं जू के अंदर, लाइक जैसे स्वान्स हो गया या फिर बियर्स हो गए, ये सब भी आते हैं। सो ये चार हर्बेरियम्स, ये चार जो टेक्सोनोमिक एड्स हो गई, कौन कौन सी, एक होगा हर्बेरियम, बोटेनिकल गार्डन्स, म्यूजियम और जूलॉजिकल पार्क्स। ये चार एड्स होती है जिसके अंदर हम प्लांट और एनिमल्स को प्रिजर्व करके रख सकते हैं, ताकि अगर हमें फ्यूचर्स में उनकी स्टडी करनी पड़े तो हम उनको ईजिली वहाँ पे स्टडी कर सकते हैं। सो ये चार टेक्सोनोमिक एड्स हो गई। उसके बाद हम देखते हैं टेक्सोनोमिक की। टेक्सोनोमिक की में हम क्या देखते हैं, प्लांट और एनिमल्स को आइडेंटिफाई करते हैं, किसके बेसिस पे, उनकी सिमिलरिटीज़ और डिसिमिलरिटीज़ के बेसिस पे, ठीक है, प्लांट और एनिमल्स को। जैसे कि यहाँ पे एक देखो डायग्राम दे रखा है, इस डायग्राम को समझने की कोशिश करते हैं और इस डायग्राम की वजह से आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि कैसे हम प्लांट और एनिमल को सिमिलरिटीज़ और डिसिमिलरिटीज़ की वजह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पर हम एक कैरेक्टर लेंगे और उन कैरेक्टर के बेसिस पे देखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे वर्टिब्रेट्स को, ठीक है, जिस ऑर्गेनिजम्स के पास वर्टिब्रेट्स होंगे, अगर उनके या फिर उनके पास वर्टिब्रल कॉलम होगी तो वो किसके अंदर आ जाएंगे, वर्टिब्रेट्स के अंदर आ जाएंगे। उनके पास हम देखो ये सारे जो ब्लू जो ये प्रिंटिंग है ये सारे कैरेक्टर्स है, ठीक है, इन कैरेक्टर के बेसिस पे हम एनिमल्स को डिवाइड करेंगे। जैसे कि हम देखते हैं सबसे पहला जो कैरेक्टर वो है क्या है, फर। अगर जिसके पास फर है तो वो क्या हो जाएगा, मैमल्स हो जाएगा। जिसके पास नहीं है तो उसके लिए हम तो कोई दूसरा कैरेक्टर देख रहे हैं, जैसे कि फीदर्स। जिसके पास फीदर्स है वो किस में आ जाएगा, बर्ड्स के अंदर आ जाएगा। जिसके अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो रहा है वो किस में हो रहा है, रेप्टाइल्स के अंदर। जिसके पास गिल्स हैं, गिल्स किसके पास है, फिशेस के अंदर। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि अगर कोई भी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर की वजह से हम प्लांट और एनिमल को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो ये हमारा जो फर्स्ट चैप्टर होता है 11th की बायोलॉजी का जो फर्स्ट चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड, वो इस वीडियो के अंदर कंप्लीट हो गया है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।